देश के 72 जनजातियों में से एक आदिम जनजाति है बैगा, जिनका पिछड़ापन आज भी इस देश को कचोटता है। इस देश की संस्कृति और सभ्यता में रचे बसे इस बैगा जनजाति के जीवन स्तर में कितना कुछ सुधार हुआ है आज़ादी के दशकों बाद, यही सब जानने के लिए आज हम पहुंच रहे हैं कोरका बोंदारी गांव। आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की खास पेशकश गांव की बात में ये स्पेशल रिपोर्ट। पाथरी चौकी से लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बोंदारी गांव में। बोंदारी एक ऐसा गांव है जहां पे प्रीमेटिव ट्राइब्स यानी कि बैगा जनजाति यहां की प्रमुख जनजातियों में शुमार है। इस बैगा जनजातियों के जीवन स्तर में कितना कुछ बदलाव आया है और क्या कुछ इनका रहन सहन का तरीका है, किस तरह की इनकी संस्कृति है और सभ्यता है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। गांव में कदम रखते ही हमें एक बैगा युवा सूखा लठ लेकर जंगल से आते हुए नजर आए, तो वही कुछ बैगा महिलाएं पानी का बर्तन लेकर आगे बढ़ते हुए दिखलाई दी। थोड़ा आगे बढ़े तो दो महिलाएं घर में नजर आई, एक मंजन घिसते हुए तो दूसरी महिला लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी तैयार करते हुए। हम यहाँ कुछ देर रुके और फिर आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता थोड़ा कठिन था और हमें वहां पहुंचना जरूरी था, इसीलिए हमने उठाई एक मोटरसाइकिल और आगे बढ़ गए। जैसे ही हम आगे बढ़े, विचलित करने वाली तस्वीरें हमें बोंदारी टोला में दिखाई दी। जहां हमारी बाइक रुकी वहां कुछ बैगा बच्चे भी दिखाई दिए, कोई मैले कुचैले कपड़े में तो कोई तन पर बिना कपड़े के। यहां कुछ देर रुके तो तस्वीरों का रंग और भी बदलता गया। कुछ महिलाएं और युवा भाजी तोड़ते हुए नजर आए। परिवार के जो सदस्य हैं इस समय भाजी तोड़ रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये कौन सी भाजी है और किस उपयोग में इस भाजी को लाया जाता है। क्या नाम है आपका? तो नाम बता। रुनिया। रुनिया। हाँ। कौन सी भाजी है ये? चेचे भाजी। चेचे भाजी। हाँ। कहाँ से लाते इसको? बाड़ी ले। बाड़ी में होती है क्या जंगल में होती है? नहीं, बाड़ी में बाड़ी में होती है। बाड़ी इसको क्या करेंगे आप लोग फिर? इसको ये सुखा के खाएंगे। एक मिनट आप बताइए ना, इसको क्या करेंगे आप लोग? सुखो के खाए ना। सुखोगे? हाँ। कितने दिन सुखाना पड़ता है इसको? 4 दिन। 4 दिन। 4 दिन। हाँ। तो सूखने के बाद में फिर ये गर्मी में भी खाते हैं इसको? हाँ। हाँ। कड़ी बनाते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। क्या नाम आपका? आप बताइए, आपका नाम क्या है? राजू मरकाम। राजू, मुझे ये बताएंगे ये जो तोड़ रहे हैं आप लोग कौन सी भाजी कहलाती है? ये चेज भाजी है। चेज भाजी है। हाँ। कहाँ होती है ये? बाड़ी में होते हैं। अच्छा, इसको अभी तोड़ रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे इसको? इसको सुखाएंगे 4 दिन। 4 दिन सुखाने के बाद में ये खाएंगे सब्जी बना के। सब्जी? हाँ। फिर बाद में गर्मियों में भी खाते हैं इसको? हाँ, गर्मियों में भी खाते हैं। तो राजू मरकाम को आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि ये चेज भाजी है जो कि बाड़ी में उनके द्वारा लगाई जाती है। इसकी पत्तियों को तोड़कर इस समय वे समेट रहे हैं, इसको इसके बाद सुखाएंगे और सुखाने के बाद में इसकी कढ़ी बना के ये लोग खाते हैं। यहाँ चर्चा के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो बैगाओं की वो संस्कृति और सभ्यता भी नजर आई जिसके लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं। कोई महिला अपनी बहू के साथ उखर में चावल कूट रही थी तो कोई घर में सबसे छोटे बच्चों का लालन पालन कर रही थी। यहीं पर कुछ बैगा मुर्गी पालने के लिए बांस का बेउंदा बनाते नजर आए। हमने यहाँ पर भी बैगा जनजाति की महिलाओं से चर्चा की। खरगोश ने कूट कर आदमी क्यों ऐसे ने कूटते हो? अभी तो मशीनें आ गई है। मशीन कहाँ आ रहे है, जावे नहीं। अच्छा। का खरगोश ने कूट कटवा के मुसर में कटवा के बाल में। अच्छा अच्छा, कहाँ से लाए हो ये राशन? कहाँ से लाते हो? कमाल थन
नहीं लाते कहाँ से हो, राशन अडोरी। कहाँ से लाते? अडोरी से? हाँ। कितना दूर है? दाई बने के दूर है तो फिर परेशानी नहीं होती? होता है का खरबे पैदल लाते हो सर के ऊपर? आंसू आंसू गाड़ी आसमान धन तो बोझा सर के ऊपर ढो के लाते हो क्या? ट्रैक्टर एक्टर में आनते आंसू अच्छा अच्छा। रोड बने से तब ले नहीं तो बह के आनंद का खरबे से तकलीफ करथन कुटथन करके। बोंदारी टोला पहुंचते ही हमें वह मंजर भी दिखाई दिया जो आज़ादी के बाद से ही देखते और सुनते आ रहे हैं। रास्ते में एक महिला से हमने चर्चा की और फिर आगे निकल गए। कहाँ से ला रहे पानी आप? झिरिया से। पीते हैं इस पानी को? हाँ। काय से इसमें छानते हैं क्या कुछ? नहीं नहीं छानते, वैसे नहीं डूम के लाते हैं, ऐसे ही डूम के लाते हैं। हाँ तो इसको पियेंगे अभी? हाँ। नहाते भी है? नहाते भी है। तो यहाँ हैंडपम्प नहीं है? नहीं है। शासन की ओर से कोई हैंडपम्प लगाया नहीं गया? नहीं। तो आप लक्ष्मीबाई को सुन रहे थे। बैगा परिवार की ये मुखिया है, झिरिया से पानी ला रहे हैं। काफ़ी नीचे झिरिया है, चढ़ाव चढ़ के अब ये अपने घर पानी लेकर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बैगा टोला से। इनका कहना है कि शासन की ओर से अभी तक यहाँ पे हैंडपम्प या जो नल जल योजना के तहत में जिस तरह से स्वच्छ पेयजल की बात की जाती है वो पानी यहाँ तक नहीं पहुँचाया गया है। इस वजह से इन्हें मजबूरी में आज भी जो झिरिया का पानी है वो लेकर आना पड़ रहा है और झिरिया के पानी से प्यास बुझानी पड़ रही है। आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए झिरिया के पास, जहां से बैगा महिलाएं रोज अपने दैनिक उपयोग के लिए पानी निकालती है। यहां की तस्वीर मन को थोड़ा विचलित करने वाली तो थी ही, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा संकट इन बैगा परिवारों के जीवन की नियति बनी हुई समझ आई। हमारी मुलाकात यहां उस बैगा महिला से हुई जो 3 माह के मासूम बच्चे को बाना में फंसाकर झिरिया का पानी निकाल रही थी। बताएंगे यहीं का पानी पीते हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? सौनी। कितना बाल्टी पानी ले जाना पड़ता है आपको? ऊपर चढ़ना भी पड़ता होगा। तकलीफ कितनी होती है? तकलीफ होती है? हाँ। कैसी तकलीफ होती है? आपके बच्चा कितने माह का है बच्चा आपका? 3 माह का बच्चा है। तो सौनी बाई को सुन रहे थे। सौनी बैगा है, 3 माह का बच्चा लेकर ये कड़ी धूप में दोपहरी में वे पानी निकालने के लिए झिरिया में पहुंचे हुए हैं। पानी पीते हैं? हाँ यहीं के पानी पीते हैं। कितने सालों से ये पानी पी रहे हैं आप लोग? लंगड़े साल हो गए। कितने साल से रहते हो यहाँ पर? यहाँ पर 10-20 साल हो गए इनका। 20 साल हो गए। यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी है, कलेक्टर साहब आए हैं कभी? नहीं आई से। नहीं आई से। हाँ। कोई नेता आते हैं यहाँ पे? हाँ। कोई नहीं। नहीं। कोई आप लोगों की आवाज़ उठाता है यहाँ पे? आप ये पानी पीते हैं यहाँ का नाले का, तो यहाँ पे हैंडपम्प की मांग किए हो आपने कभी? हाँ। हैंडपम्प हेडपम्प जी बताएंगे। हैंडपम्प है गांव में? नहीं है। नहीं है हमारे टोला में, हमारे महला में है कि नहीं? अच्छा, इसीलिए नाले का पानी पीते हो आप हाँ लोग? नाले से नाला के पानी पीथन हम। अच्छा अच्छा तो अच्छा। पूरे आ जाते तो गंदा हो जाता है। रिंज को हवा तो वो पूरे पानी पे घुस जाता है वो रिंज में। रिंज में? हाँ घोटिल हवा पानी। तो पानी से बीमार नहीं होते लोग? अब भाई ये बीमारी होता है साहब, कैसे करबो। यहाँ से वापस लौटते ही एक बैगा किसान से भी मुलाकात हुई। हमने भी लगे हाथ उनसे यहाँ की फसलों के बारे में जानकारी ले ही ली। किस चीज़ की खेती करते हैं आप लोग? वही कुटकी और कोदो के। क्यों आधुनिक ज़माने में बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की खेतियाँ कर रहे हैं, सब्जी भाजी उगा रहे हैं, धान की खेती करते हैं। आप कोदो कुटकी पर भी निर्भर है? अरे थोड़ा थोड़ा अब ऐसे तो ये बिकता है क्या मार्केट में? कोदो कुटकी बिकता है मार्केट में? हाँ बिकता है। क्या रेट में बिकता है? वही कुटकी बिकता है 25-26 बिकता है जी। हाँ, और कोदो बिकता है 18-19। तो उससे आप लोग की खेती हाँ, किसानी हाँ तो उसमें इसमें कुछ बदलाव आया है? हाँ, कुछ पैसा मिलता है? हाँ पैसा मिलता है। अच्छा। हाँ। सरकार खरीदती है क्या कोदो हाँ कुटकी? नहीं वो सेठ खरीदते हैं। सेठ खरीदते हैं? हाँ। फिर वो लोग क्या रेट में बेचते होंगे? अब पता नहीं सर वो क्या रेट में बेचता है तो। अच्छा। हाँ। तो कुछ बदलाव सरकार की ओर से कुछ लाभ मिला है पैसे वैसे का कभी? नहीं मिले है। नहीं मिला है? हाँ नहीं मिला। किसान सम्मान निधि योजना हाँ, का नाम निधि सुने हो? निधि 2000 रुपए खाते में आते हैं, सुनने में आया है। मोर पास जमीन नहीं है सर। जमीन नहीं है? हाँ, तो जमीन फिर कहाँ नहीं पर करते हो खेती? अरे वही फारिज घाट की जगह जंगल में। अच्छा, कब्जा करके करते हो? हाँ, कितने साल से रहते हो आप लोग? आप लोग मेरा 2 पीढ़ी हो गया। 2 पीढ़ी हो गया। हाँ
वनाधिकार पट्टे का नाम सुने हो आपने? नहीं मिला है मेरे को। वनाधिकार पट्टा नहीं मिला है? नहीं मिला है मेरे को। लौटकर हम फिर बोंदारी पहुंचे, जहां युवाओं की टोली समय काट रही थी। यहीं पर एक बैगा दुकानदार भी मिले। उनसे हमने जानना चाहा कोदो और कुटकी का भाव। क्या नाम है आपका? नैन सिंह मरकाम। नैन सिंह, ये बताओ कितने रुपए किलो में खरीदते हो आप इसे? कोदो खरीदते हैं 16 में। और कुटकी? कुटकी है 23। फिर इसको बेचते कितने में आप? कुटकी को बेचते हैं 24 में। उसके साथ क्या खिलाओगे? यहीं पर कुछ बैगा युवा भी मिले, जिनसे हमने जाना बिजली के बारे में। पता चला कि खंबे तो लग गए, तार भी खिंच गए, लेकिन बिजली का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं। क्या स्थिति है बिजली की यहाँ पर? सर जी बिजली तो 10 साल हो गए इसमें फुल गाड़ दिए पर लाइट नहीं है। 8 दिन जला, उसके बाद फिर लाइट ही नहीं है। बिजली बिल भी दे दिए हैं। अच्छा, बिजली बिल भी आता है? आता है। और लाइट नहीं आती? लाइट नहीं आती। शिकायत किए हो कहीं पर? और शिकायत वो मिस्र पास लगाते हैं तो क्या कहता है, और इधर उधर फॉल्ट होगा सर, आप जाके जोड़ दो कहते हैं, तो क्या कहता है वो कि आप जोड़ लो, ऐसा कुछ बताते हैं। मिश्रा? हाँ। ये कहाँ के मिश्रा? ये बैहर के होंगे। क्या है ये, एमपीबी के अधिकारी है क्या? लाइनमैन। लाइनमैन है जी सर। तो ये आपको बोलते हैं कि आप जोड़ दो? हाँ, ऐसे कुछ बताते वो हैं। खुद नहीं आते कभी यहाँ पे? नहीं आते, कभी भी नहीं आते? नहीं। बुलाते हैं तो उधर अडूर से आता है, फिर भग जाता है। वहाँ जाते हैं, बोलते हैं तो इधर लाइट नहीं है, तो एक दिन आएंगे वो दिन आएंगे कैसे बोलते हैं, फिर आते नहीं इधर। चूंकि हम इस गांव में आने के लिए निकले तो 2 लोग थे, एक मैं स्वयं और दूसरे मेरे सहयोगी रफी अंसारी। लेकिन पटपरी गांव में हमारी मुलाकात पूर्व सांसद शंकर मुजारे से हो गई, जहां वे रेत घाट की जानकारी लेने पहुंचे हुए थे। इसीलिए हमें आगे जाने के लिए उनका साथ भी मिल गया और वे भी हमारे साथ बोंदारी के लिए निकल पड़े। हमने बैगा जनजातियों को लेकर उनसे भी चर्चा की और उनके विचार भी जानने का प्रयास किया। बताएंगे मुजारे जी, आज भी आपके बालाघाट जिले में प्रीमेटिव बैगा ट्राइब्स, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, 1987 से इनके कल्याण, इनके विकास के लिए तमाम योजनाएं सरकार बना रही है। कितना बदलाव आपको दिखता है इनके जीवन में? क्योंकि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार की घोषणाएं भर रहती है और आज़ादी के बाद इनकी ज़िंदगी जो है कोई सुधार नहीं आया और हालत बद से बदतर होते जा रही है। अब ये झरिया से गंदा पानी पी रहे हैं बरसात के दिनों में जी। पीठ पे 2 महीने का बच्चा बांध के आए हुए है। ये सरकार की बहुत शर्मनाक है, राज्य सरकार की भी शर्मनाक है और केंद्र सरकार के लिए भी बहुत शर्मनाक है। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आदिवासियों के लिए मैंने बहुत विकास कर दिया, बहुत उन्नति कर दिया। शिवराज सिंह बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, थोता है, एकदम खोखला है पूरी उनकी बातों जो है। अब वो बीमारी से मर जाते हैं गंदा पानी पी के। पीने का पानी का तो इंतज़ाम नहीं है उनका, रोज़गार का इंतज़ाम नहीं उनके पास में, उनका जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं है, आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी नहीं है, कुछ भी नहीं। बिजली का खंभा यहाँ पे लगा हुआ है 10 साल से। जब खंभा लगा था तब 8 दिन से बिजली जली थी, उसके बाद बंद हो गई। अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, जंगल है, झाड़ियाँ हैं। राशन के लिए इनको जाना पड़ता है अडोरी गांव तक के जी, जो यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर है। पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, दिन भर उसी में आना जाना करते हैं। सोचिए जरा क्या विडम्बना है, कितनी खराब बात तो है। घोर कितनी दुखद विडम्बना बात तो है, लेकिन आप एक लेकिन जनप्रतिनिधि भी है, आप क्या कुछ इसलिए हम प्रयास करेंगे? अब इसके लिए प्रयास करेंगे, हम इसके लड़ेंगे और चाहूँगा मैं कि अगर प्रशासन इसमें कुछ जाने देती तो हाई कोर्ट तक हम जाएंगे। इनकी बुनियादी जरूरतों को पूरी करने का हाई कोर्ट में तक आवाज़ उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे, हाई कोर्ट में भी उठाएंगे हम जी। और ये पानी पी के जो है, गंदा पानी पी के कई बच्चे मर जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। जबकि केंद्र सरकार का ये नियम है, संविधान में लिखा हुआ है कि बैगा जनजाति जो है उसको बचाना है, उसको बचाने के लिए उनको इनकी संख्या बढ़ाना है, संरक्षित जनजाति का दर्जा प्राप्त जनजाति इनको बचाना है। लेकिन ये घटते जा रहे हैं दिन पर दिन, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आ रही, चाहे सरकार कोई भी हो। घटने का कारण यही मान सकते हैं? घटने के कारण सिर्फ यही मानते हैं हम कि एकमात्र इनको जो है इनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती है, इनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इनको भोजन नहीं मिल रहा है, पोषण आहार नहीं मिल रहा है, इनको ठीक से वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में इनको चिकित्सा नहीं मिल रही है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, अभी भी आपके बाद में कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। जिले की इतनी भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। आज भी बैगा जनजाति जो है उनका जीवन मानक नहीं बदला है, उनका पर कैपिटा इनकम यानी कि उनकी जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ, कृषि के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। शारीरिक जीवन भी उनका ऊपर उठना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ है। न्यूट्रिशन इनको नहीं मिल पाता है। कितना मतलब विडंबना लगता है और कितनी घोर मतलब वो लगती है लापरवाही कि आज भी हमारे देश में इंसान जानवरों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। बताएं। घोर लापरवाही सरकार की, घोर लापरवाही, और उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इनके नाम पर करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करके खा रहे हैं, कलेक्टर खा रहा है, प्रशासन खा रहा है, मंत्री खा रहे हैं, सब खा रहे हैं।
करोड़ रुपए, लेकिन इनके लिए कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो बहुत बड़ी विडम्बना है ये। इसकी सड़कों पे लड़ाई करना पड़ेगा। और हमने कहा आपसे, आप लड़ेंगे लड़ाई? अब बिल्कुल हम लड़ेंगे, सब चीज़ों की लड़ेंगे। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ गाँव पे, मैं इसलिए आया हूँ। अभी तक कोई सांसद ने, किसी भी विधायक ने इनकी आवाज़ को उठाया नहीं है, कहीं भी नहीं लेके गए। हम लड़ेंगे इसको। तो बोंदारी से पूर्व सांसद कंकर मुजारे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने यहाँ के बैगा जो जनजाति के जो लोग हैं उनके जीवन मानक स्तर की सूद ली है। आज यहाँ पर पहुंचकर उनका जो रहन सहन का तरीका है उसको जानने का प्रयास किया है। उसके बाद में हमने उनसे चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर स्थानीय सांसद हो, सभी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है कि इतने साल, इतने बरस बीत गए, फिर भी आदिवासी बैगाओं के जीवन में जो बदलाव देखना चाहिए था वो क्यों नहीं आया है। ये सवाल उन्होंने यहाँ पे उठाया है और अब इस सवाल के लेकर ही वे अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार पूर्व सांसद कंकर मुजारे बैगा जनजाति के इस जीवन मानक स्तर के मुद्दे पर किस तरह की लड़ाई भविष्य में लड़ते हैं और क्या कुछ उसके बाद में शासन प्रशासन इनके जीवन मानक स्तर में बदलाव के लिए प्रयास करती है। दक्षिण बैहर के बोंदारी गांव में हमें जो समस्याएं नजर आई, इस पर हमने जिले के कलेक्टर दीपक आर्य से भी चर्चा की। आइए जानते हैं आखिर उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी तस्वीरें नहीं बदल पाई है। आज भी कई सारे लोग जो है वो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है, पेयजल के लिए खास करके। इनको लेकर क्या कुछ प्रयास प्रशासन की ओर से जारी है? देखिए, वैसे तो सरकार का रीच हर जगह है और लगभग सभी जगह हैंडपम्प और पेयजल की व्यवस्था है। लेकिन यदि फिर भी कोई ऐसी जगह है जो कि जिस जगह पानी नहीं पहुंच पाया तो उसमें प्रमुखता से पानी पहुंचाया जाएगा। विद्यालय अगर नहीं है और विद्यालय में मानक संख्या के अनुरूप विद्यार्थी अगर उसमें बोल रहे हैं तो विद्यालय भी उसमें तत्कालिक होगा।